जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह एंड टुडे माय टॉपिक इज इंडो नेपाल रिलेशन। इंडो नेपाल रिलेशन को मैं 9 सब टॉपिक में डिवाइड किया हूँ। हिस्ट्री, रिलीजियस रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन प्रोजेक्ट इन नेपाल, चैलेंज, करेंट डिस्प्यूट, इम्पोर्टेंट ऑफ नेपाल एंड वे फॉरवर्ड्स। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूँ हिस्ट्री से। 18th सेंचुरी में जो गोरखा नेपाली थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे और उन्होंने अवध, सिक्किम और गढ़वाल को अपने कब्जे में ले लिया था। ये देखते हुए उसमें जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडिया को ये लगा कि यदि ये तीनों उनके पास होने से जो हम अगला अपना रिलेशन जो बनाना चाहते हैं चाइना के साथ और तिब्बत के साथ, उसे में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए वो अटैक करते हैं 1814 में और उन्हें हराने के बाद 1816 में उन्हें ट्रीटी ऑफ सगौली टेबल पर बुलाते हैं और उनसे तीनों अवध, सिक्किम और गढ़वाल को उनसे ले लेते हैं। इस संधि के द्वारा ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था या उन्होंने लिया था कि जो नेपाल की जो सिक्योरिटी है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो ब्रिटिश इंडिया देखेगी। उसी के तहत 1950 में भी इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप एंड पीस संधि होती है। इस संधि में भी उसकी कुछ बातों को यानी ट्रीटी ऑफ सगौली को दोहराया जाता है, जिस तरह से कि नो वीज़ा पॉलिसी, दोनों देशों के बीच में आने जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हम नेपाल में जाकर नौकरी कर सकते हैं और नेपाली लोग हमारे गवर्नमेंट में आकर नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को लुक आफ्टर करने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सजेस्ट करने का, और एक इम्पोर्टेंट था कि जो हथियार है वो हमसे ही, इंडिया से ही वो लेंगे, खरीदेंगे। इसके बाद यदि कुछ इम्पोर्टेंस बात करें कि जो मॉडर्न वहाँ के किंग थे पृथ्वी नारायण शाह, उनका ये मानना था कि दो बड़े देशों के बीच में हम बफर स्टेट का काम करेंगे और हमेशा दोनों देशों के रिलेशन को हम बनाए रखेंगे। उसी तरह से यदि फील्ड मार्शल मानिक शाह, जो अपने इंडियन आर्मी के एक फील्ड मार्शल जो एक रैंक था और उस रैंक को होल्ड करने वाले मानिक शाह का कहना था कि यदि कोई ये बोलता है कि मैं मौत से नहीं डरता, इसका मतलब या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं और इसी का देन है कि आज भी हमारे इंडियन आर्मी में जो गोरखा सोल्जर्स हैं वो भर्ती होते हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड के आर्मी में भी भर्ती होते हैं। यदि हम बात करें रिलीजियस रिलेशन का, तो रिलीजियस रिलेशन हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज भी नेपाल में जो हिंदू हैं 82% है, बौद्ध 9% है। तो इससे अपने दोनों देशों के बीच की रिलेशन को आप समझ सकते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, यानी डेली बेसिस पर नो वीजा पॉलिसी होने के कारण लोग इजीली बॉर्डर को क्रॉस करके डेली अपना जो नौकरी करने के लिए जाते हैं, डेली बेसिस पर काम करने के लिए जाते हैं और यहाँ इंडिया में आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भाषा, हिंदी भाषा और नेपाली भाषा दोनों ही देवनागरी में लिखी जाती है। जो फेस्टिवल है जैसे दीपावली, होली, दुर्गा पूजा, यहाँ तक कि छठ, ये सारे फेस्टिवल इंडिया में भी मनाए जाते हैं और नेपाल में भी मनाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ नेपाल में, और बिहार के बोधगया में
उन्हें उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। तो आप इससे दोनों देशों के बीच के रिलेशन को समझ सकते हैं काफी कितना स्ट्रॉन्ग है। यहां तक कि जो रोटी बेटी का एक रिलेशन बोलते हैं कि यहाँ की लड़की और लड़का का शादी इजीली नेपाल में होता है। दैट मीन जो रिलीजियस रिलेशन है हम दोनों देशों के बीच में वो काफी अच्छा है। यदि हम ट्रेड रिलेशन की बात करें तो भारत जो आज भी एक मेजर पार्टनर है नेपाल का। दैट मीन 1/3 FDI है वो भारत से ही आता है नेपाल में। भारत $5.85 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना $1.24 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। यानी कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंडिया से काफ़ी कम है। लेकिन ये कम होने का आप मतलब डायरेक्ट इस बात से लगा सकते हैं कि जो ट्रेन है दोनों देशों के बीच में, जो काफ़ी टफ ट्रेन है, इजीली कोई रूट अवेलेबल नहीं है, इसके बावजूद भी वो इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट मान सकते हैं। जो भारत है वो नेपाल में ये जो कुछ इम्पोर्टेंट्स आइटम है जिसको एक्सपोर्ट करता है, जैसे हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, पश्मीना, पेट्रोलियम, गाड़ी और उसके स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी उसके स्पेयर पार्ट्स, दवाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड इसके स्पेयर पार्ट्स, सीमेंट्स, जो कि उसके नेपाल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आइटम है, वो आइटम सप्लाई करता है। उसी तरह से नेपाल जो इंडिया में सप्लाई करता है उस तरह से जूट के आइटम्स, कपड़ा, यार्न, पॉलिस्टर, जिंक सीट, तंबा के तार, कार्बन, आप समझ सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट आइटम है इंडिया के लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। यदि 2019 का हम एक पॉइंट्स को लेते हैं तो भारत का जो FDI था नेपाल में 30% था और चाइना का कितना था, 40% था। लेकिन वही वो इतना इंटरेक्ट हो रहा है अभी चाइना से कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में चाइना से जो FDI है वो 90% आया। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कितना जल्दी उसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है चाइना। अभी नेपाल में जो कोविड-19 वगैरह नहीं होने से इजीली जो मनी ट्रांसफ़र लोग करते थे यहाँ से, इससे नेपाल को भी काफ़ी बेनिफिट्स होता था। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भारत को एक्सपोर्ट करने की बात कर रही है और काफ़ी एक्सपोर्ट भी करता है, और आगे उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो ना हो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में काफ़ी जल्दी हो और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे ताकि उनका जो ट्रेड डेफिसिट हो वो कम हो जाएगा, और इंडिया भी इसके ऊपर काफ़ी जोरों से काम कर रहा है। यदि बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, तो इंटरनेशनल रिलेशन भी दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छा है, क्योंकि हम दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। इवन में कभी भी वोटिंग होती है या कुछ भी सपोर्ट करने की बात आती है तो नेपाल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। उसी तरह से BBIN में हम एक साथ हैं, बिम्स्टेक में साथ में है, सार्क में हम दोनों साथ में हैं, और हमेशा हम लोग किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन नया बनता है कोशिश करते हैं कि नेपाल को उससे जोड़ा जाए। यदि उसी तरह से बात करें कि इंडियन प्रोजेक्ट इन नेपाल, इंडियन के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो नेपाल में चल रहे हैं, जैसे हम 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट की बात करते हैं तो 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट ये है कि जिस तरह से काठमांडू और इंडिया में जो बनारस, तो जिस तरह से बनारस को डेवलप किया जाएगा उसी बेस पर काठमांडू को भी डेवलप किया जाएगा। लुम्बिनी और बोधगया, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और बोधगया में, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये जो विजिटर यहाँ विजिट करने के लिए आएगा उसका पक्का दिल करेगा कि मैं बोधगया में भी जाऊँ, और जो बोधगया में आएगा उसका भी पक्का दिल करेगा कि मैं लुम्बिनी में जाऊँ। तो जिस तरह से बोधगया को डेवलप किया जाएगा उसी तरह से लुम्बिनी को भी डेवलप किया जाएगा। यानी दोनों देशों में एक साथ जो विजिटर को अट्रैक्ट करने की पॉलिसी चल रही है। उसी तरह से यदि हम बात करें जनकपुर में, अयोध्या में
ये सीता माता और राम जी से रिलेटेड है कि जनकपुर में सीता माता का जन्म हुआ था, अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था। तो जो विजिटर यहाँ जाएंगे दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि इसको डेवलप करने की बात हो रही है। उसी तरह से 8 हाईवे है इंडिया से जो नेपाल को कनेक्ट करता है। उसी तरह से दिल्ली काठमांडू ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर भी काफ़ी जोरों से काम चल रही है। ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि हम कह सकते हैं जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है यानी 4300 इतना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है नेपाल की, जबकि ओनली 762 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडिया इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है, इसकी यहाँ काफ़ी स्पेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, और यही इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। अभी जिस तरह से पंचेश्वर मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर पोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है। ये प्रोजेक्ट भी दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इसके ऊपर भी काम चल रहा है, काफी तेजी से काम चल रहा है। उस तरह से जो दोनों देशों के बीच में चैलेंज क्या है, देखिए दोनों देशों के बीच में चैलेंज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी इंडिया सेंटीमेंट। यदि किसी भी देश की जो पीपल है, यदि उसका जो सेंटीमेंट है किसी देश के प्रति यदि एंटी हो जाए, वो बहुत बुरा होगा। यानी एंटी इंडिया सेंटीमेंट ये चाइना क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये जब से दोनों देशों के बीच में एक इशू हुआ था, जो केपी शर्मा ओली ने जो हमने नया 2019 में जो मैप रिलीज किया था, उस मैप को लेकर जो काली रिवर पर जो लिम्पिया धुरा और लिपू लेक का जो इशू हुआ था, उस समय से एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनने लगा था और चाइना से काफ़ी कनेक्ट हो रहे थे। तो इससे हमें बचना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सेंटीमेंट को ख़त्म करना है। जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि यदि हम चाइना से अच्छे से कनेक्ट होते हैं तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है इंडिया का, वो हमारा बरकरार रहेगा। इंसर्जेंट वहाँ से तैयार होकर इंडिया में आ सकते हैं या कभी कभी आते हैं, तो ये सब चैलेंज है, हमें उससे किसी तरह से रिसॉल्व करना है। जो हमारा ट्रेड है, ट्रेड डेफिसिट के बाद भी हम दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन अच्छा है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाए। जो डिले प्रोजेक्ट हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो डिले प्रोजेक्ट हैं, ये सारे डिले प्रोजेक्ट को हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत है। जो फेक करेंसी वहाँ से कभी कभी जो सप्लाई हो जाती है, जो एंटी इंडियन सेंटीमेंट के लोग हैं, उससे हमें किसी तरह से बाहर निकलना है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर जो कोई एक पार्टी जो पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो हमारा रिलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ भी एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी आएगी तो उससे हमारा रिलेशन और अच्छा होगा। जो शारदा बैराज है महाकाली रिवर पर, उससे भी हम दोनों देशों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। इसको भी हम दोनों को मिलकर एक साथ रिसॉल्व करने की ज़रूरत है। यदि उसी तरह से हम बात करें कि जो डीमोनेटाइजेशन के बाद से जो इजीली वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, नहीं तो डेली बेसिस पे जो उनका पैसा चाचा ताऊ के द्वारा जो ट्रांसफ़र होता था, उससे हमारा रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उससे हम उभर नहीं पाए हैं। कोविड-19 की तरह जो हम 19 के बाद जो गेट बंद हुआ, जो सिक्योरिटी पर्पज़ से जो चेकिंग शुरू हुई, या फिर जो उनके छोटे मोटे जो बिजनेस इजीली इंडिया में आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें अभी काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो जीएसटी है, जीएसटी जो काफ़ी हम जो मतलब इंक्रीज कर रहे हैं या ज़्यादा हो जाता है, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह से हम इजीली उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो क्रॉस बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर को कितना हम सिंपल बना सकते हैं दोनों देशों के बीच में, ताकि दोनों देशों का जो रिलेशन है वो हमेशा मेंटेन रहे। उसी तरह से जो एक तरह से बोलते हैं कि स्मॉल नेपाल जो सेंटीमेंट है कि जो छोटा देश है, वो सेंटीमेंट इंडिया को अपने अंदर से निकालना होगा।
उसी तरह से हम बात करते हैं करंट डिस्प्यूट का। जो करंट डिस्प्यूट हम दोनों देशों के बीच में चल रहा है उस पर क्या है। करंट डिस्प्यूट जैसे है काली रिवर है, काली रिवर के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ एक ट्राई जंक्शन बनता है उद्गम को लेकर कि काली रिवर कहाँ से शुरू होती है, लिम्पियाधुरा या लिपू लेक। उतना ही हम बोलते हैं कि लिपू लेक से शुरू होता है, वो बोलते हैं कि लिम्पियाधुरा से शुरू होता है। तो इसको हम एक टेबल पर बैठ के सोल्व कर सकते हैं इस डिस्प्यूट को, नहीं तो आगे चल के ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह से जो 80 किलोमीटर का दारचूला लिपू लेक जो पास बना है, जो कि मानसरोवर विजिट करने के लिए जो हमारे पिलग्रिम्स जाते थे उनको अरुणाचल प्रदेश होकर वहाँ से काफ़ी लंबा दूरी तय करके जाना पड़ता था, जो कि 80 किलोमीटर के डिस्टेंस का जो ये हमने रोड बनाया है, ये जो पास है दारचूला लिपू लेक जो पास बना है, इससे काफ़ी शॉर्ट रास्ता बन गया है। तो इसके ऊपर भी उनका एक क्लेम था कि नहीं, ये मतलब नहीं बनना चाहिए था। इसको भी हम टेबल पर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। तो इतनी सारी जो बातें हो रही हैं हम दोनों देशों के रिलेशन के बीच में, डिस्प्यूट का, चैलेंज का, या फिर इंडियन प्रोजेक्ट वहाँ चला रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ऑफ नेपाल इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख रखा है कि देखिए ये काफ़ी कुछ मतलब रीजन से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे इस बोले तो सिक्योरिटी पर्पज से हमारे एक इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों रिलेटेड है उससे। चाइना, क्योंकि नेपाल के चलते हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पर चाइना से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा है, और इंटरनल हमारा जो प्रॉब्लम है जैसे कि छोटी मोटी जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम या फेक करेंसी की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो हम दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। तो ओपन बॉर्डर है, इस दैट मीन रिलेशन अच्छा है तभी तो ओपन बॉर्डर है, तो वहाँ चैलेंज है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी रिलीजियस रिलेशन कितना अच्छा है हम दोनों देशों के बीच में, तो इसको मेंटेन करना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सारी जो रिवर्स हैं, माउंटेन है, सारे नेपाल से कनेक्टेड हैं। जितने भी रिवर्स हैं, मैक्सिमम रिवर नेपाल से इंडिया को आती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इंडिया के जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये हम अपने छोटे छोटे देशों के लिए जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उनको हम ये नहीं करते हैं कि ये छोटे देश हैं इसलिए हम इनको ध्यान ना दें ना, इसके बाद भी हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया मेंटेन करता है। इसी तरह से मतलब कि लास्ट जो हमारा पॉइंट्स है कि वे फॉरवर्ड्स, हम इसको इस सारे पॉइंट्स जो हमने बात किया उसके वे फॉरवर्ड्स क्या है, हम इजीली क्या स्टेप लें या नेपाल क्या स्टेप लेगा ताकि हम दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है हमेशा और अच्छा बना रहे। तो वे फॉरवर्ड्स में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि हम उसके जो सेंटीमेंट है उसको बरकरार रखें, और जो भी उनको इम्पोर्टेंट इंडिया के साथ जो ट्रेड बनाए रखने की इजी हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर को हम जैसे मान सकते हैं क्रॉस बॉर्डर जो डिफ़िकल्ट है, या कोई छोटे मोटे जो घरेलू बिजनेस के लिए उनको ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको कम करना, और नेपाल एक छोटा देश है, ये अपने मन में से निकालना, उनके लिए एक्स्ट्रा हम और हॉस्पिटलिटी क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये फ्रॉड उसी तरह से नेपाल के लिए भी है कि नेपाल को एक अपना जो इलेक्शन कमीशन है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छा बनना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। उनका जो सिक्योरिटी पर्पस है, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से उनकी जो एक फॉरेन पॉलिसी है वो एक परमानेंट फॉरेन पॉलिसी और परमानेंट सिक्योरिटी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि इंडिया उसके ऊपर अपने आप को प्रूव कर सके। तो ये सारे वे फॉरवर्ड्स हैं जिससे कि हम दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में मैं शेयर किया दोस्तों। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो जय हिंद।